नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। पीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी मेहनत रंग लाई है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ऐसी परिस्थितियां देखी हैं और उन गंभीर परिस्थितियों में भी अपना सिलेक्शन ले पाए हैं और उनको सुनने के बाद आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर भी एक हौसला आएगा कि कुछ भी हो जाए, अगर सतत मेहनत की जाए तो सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो आज मैं इसी कड़ी में आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं महविश खान से। तो महविश खान, कैसी हैं आप, बताइए। Good evening, sir. I'm fine, and thank you for my welcome. अच्छा महविश खान, ये बताइए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हुआ। अच्छा बताओ, सिलेक्शन के बाद कैसा फील हो रहा है, सिलेक्शन लेने के बाद? सर, जब मैंने अपना रिजल्ट देखा है तो मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब जितने भी लाइफ के टफेस्ट मोमेंट गुजरे हैं वो सब मेरी आईज के सामने आ गए और फिर बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं कि लाइफ जो है बहुत ज़्यादा संघर्षों के साथ गुजरी है। फादर नहीं थे और 3 सिस्टर हैं, 1 ब्रदर है और सारी ज़िम्मेदारी घर की मेरे ऊपर थी। प्राइवेट जॉब भी करना, पढ़ाई भी करना, तो बहुत ज़्यादा टफ लाइफ रही। देन इतनी बड़ी खुशी हुई तो बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं। आपके पापा नहीं है, बहुत बहुत सॉरी इस बात का। और लेकिन कितना टाइम हो गया वैसे आपके पापा नहीं है, जैसे बचपन में? 5 इयर्स हो गए, अच्छा, 5 5 ईयर। इयर्स। तो जी। पापा ने सपना देखा होगा कि मेरी बेटी भी सफल हो जाए। मैंने, माँ बाप का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उनके बच्चे सफल हो जाए, उसके लिए वो अपना सब कुछ जी। त्याग देते हैं, सब कुछ झोंक देते हैं, है ना? तो जी जब सर। आपने इस बात को अपनी माँ को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था, थोड़ा सा बताओ। मम्मी भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो मुझे डेली देखती थी कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितनी पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। देन वो खुशी के आँसू जो होते हैं, इतनी कड़ी मेहनत के बाद जो सफलता हासिल होती है, तो शी वाज़ वेरी हैप्पी एंड शी प्राउड्स मी ऑन मी। अच्छा, एक बार जितने भी हमारे वीवर हैं, वीवर क्या है, वो भी सुपर टीचर बनने वाले हैं, आप भी सुपर जी, टीचर बन चुकी हैं, तो उनको जी, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। आपने किस में आपको सफलता मिली है, बीपीएससी 1.5 में, 6, 8, 8 में? थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए इस चीज को। जी। जी सर, मैंने जो है बिहार की तैयारी जो की है टेक्स्ट बुक ऐप से की, आपसे हिस्ट्री पढ़ी एंड देन टेक्स्ट बुक ऐप पे इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है जो हमें फ्री में अवेलेबल है। जैसे जो स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं जो है परचेज़ कर सकते हैं, देन मैंने प्री वाईक्यू की प्रैक्टिस की टेक्स्ट बुक सीरीज़ से और उसपे सर जो है पूरी नेशनल लेवल पे हमें पता चलता है कि हमारी पोज़ीशन क्या है, हम किस पार्ट में हमारा जो है सही नहीं नंबर आ रहे हैं, उस पार्ट पे हम प्रैक्टिस करते हैं। देन तो टेक्स्ट बुक से मुझे बहुत हेल्प की प्रैक्टिस में और मैराथन क्लासेस थी जो लगातार मैंने आपकी और लोकेश सर की वीडियोस देखी, आपकी हिस्ट्री की क्लासेस देखी एंड विजय सर की हिंदी की मैराथन मैंने देखी एग्ज़ाम से पहले, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हुई। चलिए, बहुत अच्छा है। ये और बताइए थोड़ा सा कि जैसे आपका बीपीएससी 1 to 5 में हुआ है ना, जी सर। तो आप उसी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि मेरा बीपीएससी 1 to 5 में हुआ है, क्या रैंक वगैरह आई है, थोड़ा सा नंबर वगैरह भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। जी सर, मेरा जो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन हुआ है। मेरे मार्क्स है 81 और मेरी रैंक है सर 6970 और अच्छा, जी सर। ठीक है, ठीक। ओके। अच्छा, ये बताइए कि आपकी अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी जो शिक्षा की जो एजुकेशन आपने कहाँ से प्रारंभ करी, कहाँ से आपने बीएड करी है? नहीं, आपने बीएड नहीं, आपने तो डीएलएड या डीएलएड किया है मैंने। जी डीएलएड सर। किया होगा ना आपने। तो उसी आपकी एजुकेशन जर्नी के बारे में बताओ, ठीक है, कहाँ से सर क्या क्या मैं सीखा है आपको? हाँ। जी सर। सर मैंने जो है कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अयोध्या से 10th एंड 12th कंप्लीट किया है। देन मेरा जो है ग्रेजुएशन रहा है झुनझुनवाला पीजी कॉलेज एंड मैंने जो अपना पीजी कंप्लीट किया है एमकॉम, वो मेरा केएस साकेत पीजी कॉलेज से अयोध्या से रहा है। देन मैंने जो है अपना डीएलएड कंप्लीट किया है डाइट मेरठ से एंड देन मैंने जो है सीटेट क्वालिफाई किया बोथ लेवल एंड यूपी टेट क्वालिफाई किया बोथ लेवल। देन मैंने बीपीएससी का एग्जाम क्लियर किया अभी जस्ट रिसेंटली।
ओके, ये बताइए आपको ये कब पहली बार लगा कि नहीं मुझे तो टीचर ही बनना है और टीचर में ही मुझे अपना करियर बनाना है? ऐसा कब से फील हुआ हाँ। आपको? सर एक्चुअली जब प्राइवेट मैंने टीचिंग स्टार्ट की, बच्चों को पढ़ाना किया, देन जो है मुझे फील आया कि बच्चों को नॉलेज देना, उनको बढ़ाना और उनके पास से जो प्यार मिलता है उसको आगे बढ़ाना, कि नहीं जैसे कोई भी प्रोफेशन होता है सर वो एक चीज़ बनाता है, लेकिन टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर प्रोफेशन को बनाता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो मुझे लगा मुझे जो है बच्चों के साथ मुझे बहुत मज़ा भी आता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये नहीं यही करना है, कि सारे प्रोफेशंस मुझे बनाना है। चलिए बहुत अच्छा है। ये पता है अपनी जीवन में कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होना चाहिए, जरूरी होता मोटिवेशन। अच्छा एक आपने अभी बताया कि जैसे आपने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट थोड़े से उसमें दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं कि बीकॉम जी, के बाद हम जीके जीएस की तैयारी कैसे करें। तो आपने जी। अपने इस डर पर कैसे काबू प्राप्त किया कि नहीं मैं बीकॉम करने के बाद भी आराम से जीके जीएस पढ़ सकती हूँ, उसे याद कर सकती हूँ? ठीक है, थोड़ा सा बीकॉम वालों के लिए स्पेशल बताइए कि आपने जीके जीएस को कैसे तैयार किया था? सर जीके जीएस को लोग जितना ज़्यादा टफ समझते हैं उतना ज़्यादा वो टफ नहीं है। हम सबसे ज़्यादा जो है कॉमर्स वाले जो है एसएसटी वो भी पढ़ते हैं, तो जीके जीएस में सर क्या है, एसएसटी ही तो है। हाँ ये तो 10 है। तक तो हम सभी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसमें कुछ नहीं है। तो उस पे फोकस होना चाहिए मेन। और जो है करंट, मेन करंट है सर। आप डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, देखना है। और जो आप आजकल तो सर ऑनलाइन का ज़माना है। आप कोई भी पेज जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली करंट के लिए। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से सर मैंने करंट का जो सेक्शन है करंट में वहाँ से भी पढ़ती थी, कि जो है डेली डेली न्यूज़ आती है, पेज पे डेली अपडेट रहता है करंट का कि आज क्या हुआ। कम्युनिटी के जो पोस्ट होते हैं उस पे भी सर अपडेट आता है कि आप उस पे भी अपना, और प्रैक्टिस के लिए सर कम्युनिटी पे भी तो क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं, मैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। तो दिक्कत नहीं होती कि प्रैक्टिस के लिए, लोग कहते हैं ना प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। तो आप कम्युनिटी पे भी स्क्रॉल करते करते प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस उसमें भी आते हैं। तो महविश आपने टेक्स्ट बुक का खूब फायदा उठाया है ना कि जब जी सर। पोस्ट भी देखा, कम्युनिटी पोस्ट जी, भी देखा है आपने, यूट्यूब की क्लास भी ली है आपने, टेस्ट भी लगाया है आपने, जी, यानी पूरी तरह से कंज्यूम किया है ना। जी, जी सर। ये चीज है क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, विद्या ऐसी चीज है जहां आपको भी अगर किसी को देनी पड़े तो खूब दो, क्योंकि विद्या बांटने से कभी नहीं कम नहीं होती है। सर, और टेक्स्ट बुक ऐसा नहीं है, मेरे फ्रेंड्स भी मतलब जितने हैं वो सब यूज़ करते हैं, और उन्होंने ही मुझे बताया था टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो तुम प्रैक्टिस करो, और तुम्हें अपनी नेशनल लेवल पे पता चलेगा तुम्हारे क्या वीक है, कहाँ तुम डाउन जा रहे हो, तुम उस पर फिर बेहतर प्रैक्टिस कर पाओगे। ये चीज़ है। अच्छा टेक्स्ट बुक के बारे में आपको अच्छा हाँ एक चीज और बताइए पहले मुझे, बीकॉम वालों के लिए एक थोड़ा सा टिपिकल होता है मैथ और रीजनिंग को करना। तो जी, जी। आप मैथ और रीजनिंग आपने करी थी कि मैथ और रीजनिंग को स्किप कर दिया था कि चलो इसे छोड़ देते हैं कुछ और करते हैं? नहीं सर, स्किप करके तो फिर सर सिलेक्शन लेना बहुत ही टिपिकल है। अगर हम किसी चीज़ से हम घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हम उसको अगर स्किप कर दें, नहीं ये तो भाई हमारे लेवल का नहीं है, हमें नहीं करना है, तो फिर वो नहीं हो सकता। मैं जैसे मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, जैसे मैं एवरेज स्टूडेंट्स हूँ मैथ्स में, तो मैंने जो है मैथ्स की भी प्रैक्टिस की, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस की। अगर आप किसी भी सर पार्ट को स्किप करके सोचते हैं हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हमें जो है अपने हर पार्ट पे, जब बल्कि जिस पार्ट पे हम वीक हैं उस पर हमें और ज़्यादा फोकस करना है, तभी हम जो है सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो आपने मैथ और रीजनिंग को, क्योंकि मैं पता है उन बीकॉम के स्टूडेंट के लिए उसकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूं जो बच्चे मुझसे भी पूछते हैं कि सर हमने बीकॉम किया है, हम मैथ और रीजनिंग को कैसे करें। तो आपने इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी कि हम मैथ और सर रीजनिंग? बीकॉम में तो ऑलरेडी सर बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स है, आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स बीकॉम में आती है, पूरी वो मैथमेटिक्स ही होती है। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? जब आप बीकॉम एमकॉम में मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप जो है एग्जाम के लिए क्यों घबरा रहे हो? उस पर थोड़ा जो है आप फोकस करो, थोड़ा अपना टाइम दो, जैसे आप बीकॉम में दे रहे हो वैसे आप यहाँ पे भी दो। ये चीज़ है। और फिर तो मैं सर वैसे बीकॉम भी वालों को बताना चाहता हूँ डरे नहीं, सुने अच्छे से, समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बीकॉम वालों को सबसे ज्यादा मैंने डर यही देखा है, फोन करके यही पूछते हैं सर मैथ नहीं कर पाते, हमारा मैथ अच्छा नहीं होता। अब जी सर। आपने स्टैटिस्टिक्स करी है, उसमें पता बहुत सारी मैथ की चीजें आती हैं, तो आपको बता रही हैं कि
बीकॉम के बाद भी आप अच्छी तरह से मैथ में नंबर ला सकते हैं, रीजनिंग भी कर सकते हैं, तो कोई भी घबराए नहीं। हाँ जी, बताइए। और सर कुछ अलग होता भी नहीं है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, प्राइमरी में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, और जूनियर में थोड़े टफ हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के, जो एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर कोशिश करे तो कर सकता है। अच्छा, ये बताओ कि जब सिलेक्शन होता है तो रिश्तेदारों का रिएक्शन बड़ा ही मायने रखता है ना? जैसे कि जी सर। बताओ, रिश्तेदारों के रिएक्शन से आपको क्या लगा? कुछ ऐसे रिश्तेदार भी आपको कॉल किए होंगे जिन्होंने कभी फोन नहीं किया होगा आपके पास, ऐसा ही जी, होता है ना जी सिलेक्शन सर। के बाद? हाँ, तो कैसा रिएक्शन आया उनकी तरफ से सिलेक्शन के तुरंत बाद बताओ? तो सर पूरी हर चीज़ बदल जाती है। वो एक बंदा भी कॉल करता है जो आपको कभी आपके स्ट्रगल टाइम में पूछता भी नहीं कि आपके फादर नहीं है, आपका कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है? लेकिन सिलेक्शन के बाद वो भी आपके हो जाते हैं जो आपको कभी कॉल भी नहीं करते हैं। यही होता है, पता है, ये जी, कहा भी जाता है कि मुश्किलों में आपको शांति बनाए रखनी चाहिए और अपनी मेहनत करते जाओ। ये दुनिया किसी को कुछ नहीं देखती, आपकी सफलता ही ये दुनिया के साथ आपके कैसे संबंध होंगे ये डिसाइड करती है ना? तो आप भी सभी लोग अपनी मेहनत करें। बुरा वक्त आता है, हर किसी के साथ आता है, ऐसा कोई नहीं कि किसी के पास हमेशा अच्छा ही वक्त रहता है, बुरा वक्त भी आता है। लेकिन बुरे वक्त में आप अपनी एबिलिटी पे काम करें, आप जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करें, आप अपनी जो कमियां हैं उनको सुधारें और सिलेक्शन लें। सीरियसली बता रहा हूं, लोगों के आपके प्रति सोचने का तरीका बदल जाता है। लोग आपके प्रति अलग तरह से सोचते हैं। जैसे कि मैंने आपको आपको इन्होंने मौशन ने भी बताया कि महविश ने भी बताया कि जैसे ही सिलेक्शन होता है उन लोगों को भी फोन आते हैं जो लोग कभी आपसे बात भी नहीं करते हैं, यस ऐसा सर। होता है। सर अच्छा, मैंने अपनी सफलता जो संघर्ष की फिर सफलता तक की जर्नी रही है, उसमें ये बात एक बहुत अच्छी तरह से सीखी है कि किसी को बोल के आप जवाब मत दो, अपनी सफलता से उनको जवाब दो। जो भी आपको आपके स्ट्रगलिंग टाइम में आपको कुछ लोग ताने भी मारते हैं कि कुछ लोग, और गर्ल्स के लिए तो स्पेशली सर मैरिज मैरिज के लिए प्रेशराइज़ बहुत करते हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि पहले हम इंडिपेंडेंट हो जाएँ, कुछ बन जाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैरिज प्रेशर भी रहता है गर्ल्स के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि पहले कुछ अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, देन आगे जो है, एक लड़की जब सर सफल होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ों से लड़ के आई होती है। घर वालों की बातें, समाज की बातें, और जो है फिर अपने ऊपर उसको पूरा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि हाँ, तभी वो कर पाती है कुछ भी। देखो समाज में एक तो लड़कियों का पढ़ना ही बहुत बड़ा होता है, पढ़ने के जी सर। बाद नौकरी लेना और बड़ी बात होती है। तो जब आदमी, देखो सीधी बात है कि सफलता में उतनी ज्यादा बड़ी मिलती है, उतनी ज्यादा बड़ी लगती है जितना हमने संघर्ष किया है। तो जी सर। महिलाओं को वास्तव में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लड़कियों को संघर्ष करना पड़ता है। और जी क्योंकि सर। अभी हमारा समाज इतना ज्यादा ओपन नहीं हुआ है कि लड़कियों को उसी प्रकार से स्वीकार करे जैसे कि पुरुषों को करता है, ऐसा नहीं जी होता, सर। बहुत प्रेशर होता है। और घर वालों का प्रेशर कम होता होगा, रिश्तेदारों का प्रेशर ज्यादा होगा, शादी कर जी दो सर। बेटी, क्यों रिश्तेदार क्योंकि पढ़ाई। प्रेशराइज़ फैमिली को करते हैं, और फैमिली फिर हमें प्रेशराइज़ करती है, ये चीज़ होती है। और उसके प्रेशर का मीन्स ये भी होता है कि देखो, हर घर में लड़कियां नौकरी वाली नहीं होती, तो हर जी सर। आदमी अपने आप को, सामने वाले को अपने जैसा बनाना चाहता है। जी अगर सर। आपके घर में, जैसे अब आप पता है सेलेक्ट हो गई, अब आप किसी भी रिश्तेदार से, किसी लड़की से ये नहीं कहोगे कि ऐसा है कि आप लड़की की शादी कर दो, आप यही कहोगे कि ऐसा है कि ऐसे पढ़ने दो, सिलेक्शन लेने दो, उसके बाद शादी करना। तो जी। बहुत हमारे यहाँ पे अभी हमारे मुआशरे में ऐसा है कि लड़कियां बहुत कम पढ़ती हैं, ठीक है, और उसके अलावा सिलेक्शन का रेट उनका काफी कम है। तो सब लोगों जी। के घर में बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं सिलेक्टेड हैं, तो वो सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो इस जी वजह से सर। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है लड़कियों पर, और प्रेशर के बाद जब सफलता मिलती है तो उसका मजा ही अलग होता है। जी और सर। ये बताइए कि आपके दोस्तों के अलावा भी आपको टेक्स्ट बुक के बारे में कहीं से पता चला था, या सर अचानक वीडियो आ गया था स्क्रॉल करते करते? सर टेक्स्ट बुक का मुझे जो कहते हैं टेस्ट सीरीज का पता चला था, वो तो मेरे फ्रेंड से पता चला था, लेकिन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे ऑनलाइन ही पता चला था। मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी बीपीएससी की, तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से की जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर टेक्स्ट बुक के सोचा मुझे टेक्स्ट बुक से करनी चाहिए, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, और लोकेश सर की, सर मैंने सीटेट के टाइम से उनसे जो पढ़ा हुआ था, मेरा जो ईवीएस का उन्हीं से मतलब बहुत ज़्यादा
अच्छा लगता था मुझे उनसे पढ़ना। तो सीटेट उस टाइम मेरा क्लियर हुआ तो मुझे लगा कि अब आगे की प्रिपरेशन भी टेक्स्ट बुक पर भरोसा करना चाहिए और यहाँ से करनी चाहिए। तो बहुत अच्छी जर्नी रही टेक्स्ट बुक के साथ, मैराथन्स की और डेली सीरीज़ की। बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स रहा टेक्स्ट बुक का। आपका विश्वास रंग लाया है ना। अच्छा जी। बताइए, आपने क्या टीआरई 1 भी दिया था क्या? यस सर, मैंने टीआरई 1 नहीं दिया था। तो टीआरई 2 दिया होगा। यस सर, टीआरई 2 दिया था मैंने। तो टीआरई 2 में आप असफल हुए थे। असफल होने के बाद आपको क्या फील हुआ था? सर मैं असफल हो गई थी, फिर मुझे बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो गई थी कि अब मैंने एग्ज़ाम देने गई। एक तो यूपी से बिहार अयोध्या से मेरा सेंटर पड़ा था। मुज़फ्फ़रपुर में इतनी दूर गई थी और जो मतलब रास्तों में जो हालतें थी, मैंने देखा स्टेशन पे लोग ऐसे सोए हुए थे कि स्टेशन पे पैर रखने तक की जगह नहीं थी। मैं उन चीज़ों को देखी कि लोग कितना आज के टाइम पे एक जॉब पाने के लिए सफ़र कर रहे हैं। और तो मैं बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देख के डिसअपॉइंट हो गई थी कि अब क्यों नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर्स उठाए सर कि कहाँ मैं मुझसे गलती हो गई, मैंने क्या-क्या चीज़ें गलत की। मैंने सारी चीज़ें एनालाइज़ की कि किस पार्ट से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन्स आए हैं। फिर उसको एनालाइज़ करने के बाद मैंने जो है उस पार्ट पे उतनी मेहनत करनी स्टार्ट कर दी कि इस पार्ट से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इस पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है। इस पार्ट से इतने कम है, तो इस पे मतलब थोड़ा कम फ़ोकस करना है। इस अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई एंड देन मैंने पढ़ाई की है। और देन अब जो है मेरा टीआरई 2 में फाइनली सिलेक्शन हुआ। सर जॉब करती हूँ मैं, जॉब के साथ पढ़ाई। लोग की एक ये भी लोगों की एक होती है कि जॉब के साथ आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। जॉब बहुत टाइम टेकिंग होती है, आप पढ़ नहीं सकते हो। तो मेरी मदर ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि अर्जुन की तरह आपका जो है हमेशा, जैसे अर्जुन की निगाहें हमेशा उसके शिकार पे होती है, वैसे ही आपकी निगाह अगर आपके एम पर है, तो दुनिया में कुछ भी होता रहे, अगर आप अपने कर्मों के प्रति सच्चे हैं, लगे हुए हैं, तो आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। या तो बचपन से मेरी मम्मी ने ये बताया था और यही मेरे साथ हुआ कि मैंने ये चीज़ एक अपने माइंड में रखी। जैसे अर्जुन की निगाह उसकी मछली के ऊपर है, वैसे मेरी निगाह अपने एम के ऊपर है, तो मैं अचीव कर लूँगी चाहे दुनिया में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए। तो मुझे लगता है आपकी मम्मी सबसे ज्यादा मोटिवेटर आपकी रही हैं और सर उन्होंने मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी का सपोर्ट है। अगर आज वो ना होती तो शायद मैं ना होती, क्योंकि उन्होंने बचपन से हमारे लिए बहुत अच्छी जो है पढ़ाई का, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरी मम्मी ने पढ़ाई के लिए। और फिर सर जब मैं 12th में थी तो मुझे जब बोर्ड एग्ज़ाम से 15 डेज़ पहले मुझे पता चला कि मुझे जब फेयरवेल हो रहा था कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है वहाँ पे, बहुत ब्लरी सा था स्टेज पे जितना भी प्रोग्राम हो रहा है। तो 15 डेज़ पहले बोर्ड एग्ज़ाम से पता चला कि मेरे रेटिना में स्कार है, जिसकी वजह से मेरी रोशनी बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैं गई, उन्होंने मुझे डॉक्टर ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी आइज़ रहे तो आप पढ़ाई छोड़ दो, वरना आप पढ़ाई करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको जो है आपके आइज़ पे इफ़ेक्ट आएगा। देन मेरी मम्मी मेरी मोटिवेशनल स्पीकर बनी। उन्होंने मुझे जो है बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया और उसके बाद जो है डॉक्टर की बात को मैंने गलत प्रूफ कर दिया आज कि अगर आप में हिम्मत हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हिम्मत मर्दे मर्दे खुदा है जी। कि जो हिम्मत करता है। वैसे मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी। माँ जो वास्तव में पता, माँ बाप एक बहुत बेहतरीन मोटिवेटर होते हैं, इसके अलावा टीचर। क्योंकि जीवन में पता 3 ही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं आपके सिलेक्शन से, माँ बाप और इसके अलावा टीचर। वो वास्तव में चाहते हैं कि तुम सक्सेसफुल हो। जी। और जी। माँ बाप के तो पता है चेहरे का रंग बदल जाता है। अब आपकी माँ के चेहरे पर जो पता तेज आया होगा ना, वो अलग ही प्रकार का तेज होता है कि जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो, जी। है ना। उन्होंने जितनी सर असफलताएँ देखी हैं उसके बाद वो उसके हकदार हैं। बिल्कुल, अब अपनी माँ की बहुत सेवा करना, है ना। जी। और उन्हें वो सारी चीज दिखाना जो वो चाहती हैं, है ना। जी सर। चलिए ये बात ना और बताइए मुझे कि जैसे कि आपकी माँ ने आपको मोटिवेट किया। अब बहुत सारे जी। ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर टीआरई 3 में नहीं आया है जी। और बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन के शिकार हैं।
जी, जी। वो क्या कहना चाहते हैं कि आप टीआरई 4.0 में सेलेक्ट हो सकते हैं, आप डिमोटिवेट मत हो। तो आप उनके जी। बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो भी अपने इस निराशा से निकलकर आशावादी बन जाएँ और टीआरई 4.0 में वो सेलेक्ट हो जाएँ। जी। सर, मैं उन बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि जो है असफल होने के बाद हमें निराश नहीं होना है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि अर्जुन की तरह जैसे अर्जुन की निगाहें उसके शिकार पे है, वैसे ही हमें अपने एम पे जो है निगाह रखनी है। सफलता-असफलता तो जी संघर्ष के साथ होती है, अगर असफलता ना मिले तो हमें सफलता की कीमत नहीं पता चलेगी। तो हमें जो है अपने धैर्य से काम लेना है, अपनी हमें कमी देखनी है कि क्या हमसे कमी रह गई है हमें, कि जो हमारा नहीं हुआ। ये नहीं कि हम असफल हो गए, हम निराश हो गए, बैठ जाएँ और हम छोड़ दें। और फिर दूसरी चीज़ है लगातार लगे रहना। ये भी नहीं कि हम असफल हो गए तो हम उस चीज़ को छोड़ दें, कि हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर पाएँगे। आप कर पाओगे। आप अपनी कमी देखो, किस वजह से नहीं हुआ, किस सब्जेक्ट में आप नहीं कर पाए, किस जगह आप नहीं नंबर ला पाए, आप उसको देखो। प्लस आप जो है सर आप लोगों पे भरोसा करें क्योंकि आप लोग इतना हमें दिन भर मोटिवेट करते हैं और इतनी अच्छे से पढ़ाते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो आप लोगों पे भरोसा करें, पढ़ें, मेहनत करें और फिर जो है ज़रूरी है, टाइम के साथ चीज़ें होती हैं और ज़रूर जो है आप भी एक दिन सफल होंगे। कभी-कभी सफलता एक कदम दूर रह जाती है और कुछ लोग यस सर। निराश होके वहाँ से पीछे लौट आते हैं। तो यस सर। ध्यान रखो कि सफलता हो सकता है अगले कदम हो सकता है आपकी ट्रेन स्टेशन से जस्ट पहले खड़ी हो और आप वहीं से पीछे लौट जाएँ। सर तो इसी चीज़ पे आपको मैं एक चीज़ निरंतर बताना प्रयास चाहती हूँ कि बताइए? जब एग्ज़ाम हुआ ये तो टीआरई का, जब टीआरई 3 का फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, तो वो कैंसल हो गया था। तो मैंने कहा था मैं नहीं जाऊँगी अब ये एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा-वायदा होता नहीं है, पेपर्स लीक हो जाते हैं, इतना मेहनत करो, हम तो जॉब के बाद तैयारी करते हैं। तो उस टाइम मेरे फ्रेंड्स ने हमें मोटिवेशन दिया था कि अब जब सफलता तुमसे एक कदम दूर है तो तुम पीछे हट रहे हो। अगर अब हट गए तो तुम लाइफ में बहुत पछताओगी कि जो है कि सफलता हमारे इतनी करीब थी और हमने जो है पढ़ाई करके उसको लिया नहीं और हम पीछे हट गए कि एग्ज़ाम हो रहा है और फिर पेपर लीक हो जाएगा, हम नहीं गए। तो इस सब चीज़ों से घबराना नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखना है, टीचर्स पे भरोसा रखना है और पढ़ना है, तो हम ज़रूर एक दिन सफलता को हासिल करेंगे। बिल्कुल। एक बार थोड़ा-सा ये मुझे बता दीजिए क्योंकि आपने जॉब करी थी और जॉब के साथ-साथ आपने पढ़ाई करी थी, तो आपने लगभग-लगभग कितना टाइम दिया था? ताकि उन हाउसवाइफ के बारे में भी उनको भी पता चल जाए कि हम कम पढ़ के भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जॉब लेने के बाद भी अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, तो आप भी हो सकते हैं। तो आप उनके लिए कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जी सर। सर जॉब लेने के जैसे जॉब हम जब करते हैं तो हमारा मोस्टली टाइम हमारा ऑफ़िस में या स्कूल्स में जहाँ भी हम पढ़ाते हैं वहाँ चला जाता है। तो हम उसके बाद बहुत थक भी जाते हैं कि कहते हैं पढ़ाई के लिए फ्रेश माइंड चाहिए, नहीं हो पा रहा है। तो हमें जो है जैसे मैंने जब जॉब की थी, तो मैं घर आके जो है कम से कम 3 आवर्स पढ़ती थी। 3 टू 4 आवर्स पढ़ती थी और मोस्टली मेरे पास नोट्स थे और उनसे रिवीजन करती थी। फिर उसके बाद जो है जब मुझे संडे में मैं प्रैक्टिस करती थी। आपको जॉब वालों को संडे तो मिलता है ना सर, छुट्टियाँ मिलती हैं, संडे मिलता है, बीच-बीच में चीज़ें मिलती हैं। तो आप अपना एक शेड्यूल बनाएँ कि हमें चीज़ें करनी कैसे हैं। आपका एक टाइम टेबल बनाएँ, मॉर्निंग टू इवनिंग हमारी जॉब है। हम अपने वर्क को करने के बाद हमें 3 टू 4 आवर्स किसी भी तरह पढ़ाई को देना है। अगर आप डेडिकेटेड हो कि हमें देना है, हमें करना है, तो आप पढ़ो उसको। और फिर जो है मॉर्निंग में टाइम मिलता है हमको, मॉर्निंग में भी हम पढ़ सकते हैं। जी सर। इसका मीन्स 3 टू 4 आवर्स अगर बच्चा अच्छे से पढ़ता रहे तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो जी सर। सभी लोग को 4-5 घंटे का टाइम दो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो वो भी निकाल सकती हैं और जिनके पास टाइम है उनका तो टाइम निकाल ही सकते हैं। जॉब करके भी 3-4 घंटे का हम टाइम निकाल जी सकते हैं। सर 3 और टू इस 4 समय आवर्स पर टाइम आराम से निकाला जा सकता है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता होगा इस समय पर ऑनलाइन क्लासों से। क्योंकि पहले ऑफलाइन जाते थे, अब जॉब के साथ ऑफलाइन पढ़ना बहुत टिपिकल होता था। ऑनलाइन ने इस चीज़ को मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आसान कर दिया है हाउसवाइफ के लिए या जॉब वालों के लिए कि उनको एक बेहतरीन टीचर आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाते हैं। है ना? सर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी मुझे लग रहा है यही हुआ है ऑनलाइन क्योंकि जब हम कोई कोचिंग ऑफलाइन जॉइन करते हैं तो हमें उसे अपना टाइम देना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन चीज़ें होने से बहुत ज़्यादा आसानी हो गई कि हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं। अब कोई क्लास
8 o'clock में भी आई है, लेकिन हमारे पास टाइम 9 o'clock में है, तो हम उसको उस टाइम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ऑफ़लाइन में ये रहता है कि हमें जाना, उसी टाइम जाना, अपना टाइम देना है, तो ऑनलाइन चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियरी उन लोगों के लिए हुई है, खासकर हाउसवाइफ्स के लिए एंड जो जॉब करते हैं उनके लिए। जो टाइम आने जाने में लगता है उतने टाइम में तैयारी हो जाती है, सच जी बात सर, है वो जी, है उस ना? टाइम में तैयारी हो जाती है। तो अभी जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, उनको इस समय पर क्या करना चाहिए? क्योंकि 2 या 3 महीने में पेपर होना है, तो आपने जैसे-जैसे तैयारी करी थी, आप अपनी थोड़ी-सी स्ट्रेटजी के बारे में वैसे आप मुझे बता चुकी हैं। एक ब्रीफ में जी, आप अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी के बारे में कौन-सी किताबें पढ़ी थी आपने, ठीक है? और बीपीएससी 4.0 वालों को क्या संदेश देना चाहती हैं, वो दे सकती जी। सर जो 4.0 के स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं, उसको पढ़ें एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी 6 टू फर्स्ट टू 8 की एनसीईआरटी वो पूरा पढ़ें, क्योंकि सर क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं और एनसीईआरटी अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और करंट मैं ये बताना चाहूँगी करंट वो डेली देखें। ये हम सोचे कि 6 महीने की करंट हम एक साथ मैराथन में देख ले रहे हैं या हम करंट कर लेंगे तो नहीं हो सकता। करंट को आपको डेली देखना है, डेली पढ़ना, डेली इवेंट्स आपको जानना है कि डेली चीज़ें क्या हो रहा है। तब आप करंट को क्लियर कर सकते हो और मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है 1 आवर आपको डेली मैथ्स को देना है एंड देन आपको पीवाईक्यू जितने भी बीपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। वो आपको सर टेक्स्ट बुक ऐप पे अवेलेबल होते हैं, आप जाके वहाँ जाइए प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका अपना स्कोर भी पता चल जाता है किस पार्ट में क्या कमी है और आपकी ऑल इंडिया लेवल पे क्या रैंक आ रही है। आपको अपनी सिचुएशन पूरी पता चल जाती है कि मैं किस लेवल पे हूँ। ओके महविश, वेल डन। आपको एक बार फिर से मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपने थैंक यू सर। बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो बीपीएससी 4.0 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आपने अपनी माँ-बाप के बारे में बताया, जो आपकी माँ ने जो आपको मोटिवेट कराया, किया, किस तरह से किया, ठीक है? तो जी, इनसे भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। बीपीएससी 4.0 के जितने भी स्टूडेंट हैं, सीख सकते हैं कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियाँ हों, उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। बट आपका जो निगाह, जो इनकी लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, आपकी निगाह मछली पर ही होनी चाहिए, तो आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। तो आपने बहुत अच्छा बताया। आपसे आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी और जी सर। आप लोग, ठीक है? आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और दोबारा से बहुत एक बार और कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सर बहुत तो अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बहुत कुछ सीखने और पढ़ने को मिला एंड मैं टेक्स्टबुक और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी आप लोगों ने बहुत कुछ किया। थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ महविश। उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कब तैयारी करनी चाहिए, कौन-सी किताबें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से आपको मोटिवेट रहना चाहिए और किस प्रकार से फैमिली की हेल्प भी लेनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने 1 टू 5 में सिलेक्शन लिया। इसका मीन्स ये है कि हर कोई सिलेक्शन ले सकता है अगर वह मेहनत करे और एक सही डायरेक्शन में मेहनत करे। देखो, मेहनत सभी करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आपको पता चलता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी दें, लाइव क्लास भी देखें, ठीक है? और आप यूट्यूब से भी आप बहुत सारी चीजें गेन कर सकते हैं, तो आप उनको गेन करें और आपको मैं ऐसे ही और भी नए स्टूडेंट से मिलाता रहूंगा। मैं हूं राज राणा और मैं चाहता हूं आप भी बने इस भारत के सुपर टीचर। धन्यवाद।